महेंद्र भट्ट को एक बार फिर से बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आज की। महेंद्र भट्ट के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय संगठन चुनाव पर्यवेक्षक हर्ष मल्होत्रा ने महेंद्र भट्ट के नाम की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद रहे। वहीं फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर महेंद्र भट्ट ने पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम धामी का आभार जताया। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। दोबारा से रिपीट हुए हैं महेंद्र भट्ट। बधाई। सबसे पहले तो भट्ट जी आपको ये बताइए कि क्या प्राथमिकता में? देखिए, मैं अपने नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि पार्टी ने मुझे दूसरे कार्यकाल के लिए ये दायित्व दिया है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि कार्यों में अनेकों कार्य ऐसे होंगे छूट गए होंगे, तो मुझे लगता है उन कार्यों को भी भविष्य के अंदर हमको धरातल पर उतारना है। इस भाव से कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी जाती है। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, हमने कोशिश राज्यसभा के जाने के बाद मेरा प्रयास रहता है कि हम प्रदेश की अनेकों ऐसी बिंदु हैं जिन बिंदुओं को राज्यसभा के अंदर उठाया जाए। मैंने उठाने का प्रयास भी किया है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते कोशिश है कि समन्वय, सामंजस्य ये बहुत आवश्यक होता है किसी भी अध्यक्ष के लिए। और मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, अपने सभी प्रदेश सरकार के मंत्रियों का, अपने सांसदों का, पूर्व मुख्यमंत्री गणों का, कि जिन्होंने सामंजस्य को स्थापित करने में अपना बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त मुझे दिया है। मेरा प्रयास रहेगा कि भविष्य में भी सामूहिकता के सहयोग के साथ हम संगठन का विस्तार करेंगे। हम केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजना है उनके गाँव-गाँव तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और 2027 जो मुख्य रूप से हमारे लक्ष्य में है, हम इस बार तीसरी बार सरकार बनाकर हैट्रिक बनाएंगे। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग, यहाँ पार्टी के अंदर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, संगठन महत्वपूर्ण होता है। हम सबके सहयोग से हम आगे बढ़ने वाले। पंचायत चुनाव भी करीब है, तो अब उसके लिए लगना होगा या 2027 भी आ रहा है? नहीं, पंचायत चुनाव की हमारी तैयारी पूरी हो गई है। भले मेरा अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था, लेकिन अध्यक्ष का दायित्व निभाते निभाते मैं कह सकता हूँ मैंने गढ़वाल को वहाँ की सभी विधानसभाओं के जो हमारे जिला पंचायत प्रतिनिधि उन पर अंतिम चर्चा हम लोगों ने कर दी है। और मुझे लगता है कल तक हम अपने जो सभी जिनको हमने घोषणा करनी है जिला पंचायत समिति कार्यकर्ता, उनकी घोषणा हम कर देंगे। तो बधाई आपको एक बार फिर से। महेंद्र भट्ट को आप सुन रहे थे, जो कि एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी। 2 जुलाई से 5 जुलाई तक नॉमिनेशन होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग सुशील कुमार का कहना है कि सभी 89 ब्लॉक में तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं 12 जिलों के डीएम के साथ 2 बार मीटिंग हो चुकी है। बरसात को देखते हुए प्लान तैयार करने को कहा गया। की प्रक्रिया के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो भी नामांकन स्थल जिले में चिन्हित हुए हैं, आमतौर पर विकास खंड पर ही नामांकन किया जा रहा है, तो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारियों से 2 बार हमारी मीटिंग वीसी के माध्यम से हो चुकी है। देहरादून से खबर, जहां पर प्रेमनगर में बनी हुई अवैध मजार को प्रशासन की टीम ने आज ध्वस्त कर दिया। सीएम धामी के सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश के बाद इस पर काम हुआ है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में सैकड़ों अवैध मजार पिछले कुछ महीनों में ध्वस्त कर दी गई हैं। तो इससे पहले आपने कई अवैध मजारें, मस्जिदें और दरगाहें ध्वस्त होती हुई देखी हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री धामी का आदेश है कि जितने भी अवैध निर्माण हो वो तुरंत जमींदोज किए जाएं, सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई जाए।
उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी के लिए अलर्ट है। इसके साथ ही बाकी जिलों में भी तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है। एक्टिविटी थोड़ी सी कमी आ सकती है, अदरवाइज इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो मैं कहूँगा ज़्यादातर जगह रहेगा। 2 तारीख तक जो है डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर जगहों में रहने वाला है, जिसमें कि हल्की से मध्यम ज़्यादातर जगहों में है और हैवी, वेरी हैवी जो मैंने डिस्ट्रिक्ट अभी बताया, उत्तरकाशी है, देहरादून है, टेरी, पौड़ी है, इनमें ज़्यादा संभावना है। और जगह हैवी तक की रेंज जो है वो एक आधों का वो भी मिलेगी। तो अच्छी एक्टिविटी है चलने वाली। अभी 2 से 3 दिन और जो है, उसके बाद 3 तारीख से रेनफॉल में थोड़ी कमी आएगी। तब आप ये कह सकते हैं हल्की मध्यम तो मिलेगी और अनेक जगहों तक में मिलनी चाहिए। तो इस तरह की स्थिति दिखती है। उधर चमोली के बिरही निजमुला मोटर मार्ग पर अचानक से भारी लैंडस्लाइड हो गया। बारिश के बाद पहाड़ से चट्टान पत्थर बहकर जमीन पर आने लगे। यहाँ पर गाड़ियों ने अपने आप को साइड कर लिया ताकि नुकसान ना हो सके और ऐसे में गनीमत रही किसी भी नुकसान की खबर नहीं आई। चमोली में तेज बारिश के बाद कई जगह मलबा आने से सड़कें बंद हो गई हैं। और अभी हम हैं काली चट्टान पे। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे में लैंडस्लाइड होने से हजारों यात्री फंसे रहे हैं। यहाँ पर घाट के पास में पहाड़ी से भारी बोल्डर गिर रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक को घंटों बंद करना पड़ रहा है। ट्रैफिक बंद होने से हाईवे के दोनों ओर सैकड़ों गाड़ियां फंसी रहती हैं। भारी बारिश के बीच में यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उधर यमुनोत्री के ज़िलाई बैंड में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन इस समय जारी है। आपदा में लापता हुए 7 लोग अब भी तलाशे जा रहे हैं। मशीनों से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है ताकि लापता लोग मिल सकें। रविवार को बादल फटने से 9 लोग लापता हो गए थे। 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। उधर उत्तरकाशी में मौसम का कहर है, जहां सब परेशान हैं। यमुनोत्री हाईवे पिछले 2 दिन से बंद है। जगह जगह पर हाईवे बंद होने से फंसे सैकड़ों श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ने लगी है। 3 दिनों से फंसे हुए श्रद्धालुओं में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से आए श्रद्धालु हैं जो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। यमुनोत्री हाईवे सिलाई बैंड और ओजीजी के बीच 2 जगह बंद है। और सेना चट्टी जो है डूबने की कगार पर पहुंचा हुआ है, लेकिन प्रशासन की आंखें जो है अभी तक खुली नहीं। प्रशासन केवल ये चाहता है कि यहाँ पर सेना चट्टी डूब जाएगा तब फोटोग्राफी करने के लिए तब आएंगे यहाँ पर। बाकी ऐसा नहीं है कि टाइम पर जो है कुछ काम किया जाए। सरकार से कहना चाहता हूँ, उत्तरकाशी डीएम साहब से, जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहता हूँ कि आप देख क्या रहे हैं। आपके कार्यकाल में जो गंगोत्री की यात्रा, यमुनोत्री की यात्रा, इसके आप अध्यक्ष हैं। आप 3 दिन से यहाँ यात्री नहीं है, इनकी खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है, रहने की व्यवस्था, लोगों के पास धन खत्म हो गया। हरिद्वार में प्राचीन भीमगौड़ा मंदिर में पहाड़ से बोल्डर पत्थर गिरते हुए देखे गए, जिससे मंदिर को काफी नुकसान हुआ है। मंदिर की छत गिर गई है। देखिए, पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में ये घटना रिकॉर्ड हुई है। मंदिर की छत भरभराकर नीचे आ गई। बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर गिर गया। मसूरी में पिछले 40 घंटों में भारी बारिश के चलते यहां पर सराय और पंप हाउस इलाके में 4 मकान लैंडस्लाइड की जद में आ गए। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और परिवारों को सेफली शिफ्ट करने की बात कही।
पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के बाद एक और जहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है तो वहीं बड़े बड़े पेड़ भी टूट रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। रास्ते पर बड़ा सा पेड़ आकर गिर गया और इससे आवाजाही ठप हो गई। किसी ने जानकारी दी, फिर पेड़ को हटाने का काम शुरू किया गया। मौसम खराब जिसकी वजह से अचानक से पेड़ टूट कर नीचे गिर रहे हैं। और ये आपको दिखाते हैं बागेश्वर की तस्वीर जो कि पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख रही है। यहाँ पर खड़िया खनन के बाद बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं लेकिन उन्हें भरा नहीं गया है और अब मानसून में उनके हालात देखिए कैसे नजर आ रहे हैं। अवैध व अवैज्ञानिक खड़िया खनन ने पूरे रीमा कपकोट घाटी को तबाही की कगार पर पहुंचा दिया है। आप तमाम बरसात में देख रहे हैं, तमाम वीडियो के माध्यम से आपको पता लग रहा है कि खनन माफियाओं ने किस कदर जो है बागेश्वर के रीमा कपकोट कांडा क्षेत्र को तबाह करने का फुल प्रूफ प्लान जो है तैयार किया हुआ है। नैनीताल में खतरे की जद में रह रहे लोगों का मानसून में विस्थापन होगा। न्यूज़ 18 की खबर के बाद नैनीताल प्रशासन एक्टिव हो गया है। खूपी से लेकर नैनीताल के आवागढ़ तक प्रशासन की टीम ने निरीक्षण किया है। भूस्खलन संभावित जो एरियाज हैं जहां पर दरारें आई हुई हैं वहां पर ना रहें, वहां से किसी सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट हो जाएं। टेम्परेरी शिफ्टिंग के लिए जो समय, जितने समय के लिए वो शिफ्ट होते हैं उसमें शासन के मानक हैं, उनको किराए की धनराशि अनुमन्य होती है, वो पैसा दिया जाता है। तो इन विलेजेस में भी वही किया जा रहा है। सुरक्षित स्थान में वो अपनी चॉइस से शिफ्ट हो सकते हैं। किसी के पास व्यवस्था नहीं है तो गवर्नमेंट के जो अपने रिलीफ के लिए आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें शिफ्ट हो सकते हैं। जहां पर वो अपनी व्यवस्था करते हैं वहां उनको किराए की धनराशि दी जाती है। बरसात के दौरान उत्तराखंड में आपदा की घटनाएं आम हो जाती हैं। ऐसे में एसडीआरएफ की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। लेकिन इन आपदा योद्धाओं की ज़मीनी हकीकत क्या है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। बरसात के दौरान उत्तराखंड में आपदा की घटनाएं आम हो चली हैं, जिससे निपटने में एसडीआरएफ की भूमिका सबसे अहम होती है। और इसी तैयारी को देखने के लिए देहरादून में एसडीआरएफ पोस्ट पर पहुंचकर आईजी अरुण मोहन जोशी ने आपदा के दौरान एसडीआरएफ के राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ बैठक में आईजी ने रिस्पॉन्स टाइम और चुनौतियों को लेकर भी चर्चा की। हमारे एसडीआरएफ के कर्मचारी हैं, पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और 24/7 अलर्ट हैं और जो उनका रिस्पांस टाइम है वो भी हमने एग्जामिन किया है। बाय एंड लार्ज 5 मिनट से कम का है सभी पोस्ट पे। तो कहाँ पर हम और बेहतर तरीके से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इसको लेकर के एक मीटिंग हुआ है। और साथ ही साथ जो हमारा कंट्रोल रूम है वहाँ पर किस तरीके से बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एंगेज कर सकते हैं, ताकि मानसून में जो भी डिजास्टर आ रहे हैं उनको और बेहतर तरीके से हम लोग हैंडल कर सकें। एसडीआरएफ का दावा है कि सूचना मिलते ही उनकी टीम केवल 5 मिनट में घटनास्थल पर जाने के लिए रवाना हो जाती है। वहीं पोस्टों पर तैनात जवानों ने भी अपनी समस्याएं आईजी के सामने रखी। जवानों का कहना है कि मौजूदा वाहनों में पूरी टीम एक साथ नहीं पहुंच पाती, जिससे रेस्क्यू में परेशानी आती है। अब ऐसे में एसडीआरएफ के लिए 4x4 गाड़ियों की मांग उठी है, जिससे दुर्गम क्षेत्रों में भी बिना किसी देरी के राहत कार्य शुरू हो सके। मेनली जो उनका इशू था वही था कि जो व्हीकल है उसमें सारे इक्विपमेंट्स कैरी करने पर सारे जो पुलिस पर्सनल हैं वो एक साथ नहीं आ पाते हैं। तो उसका अभी इमीडिएट क्या सोल्यूशन हो सकता है उसके बारे में उनको कम्युनिकेट किया है और लॉन्ग टर्म में क्या हम लोग को सोल्यूशन उसके लिए निकालना है, उसको लेकर के जो यहाँ पर सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ बात की है। जरूरत है एसडीआरएफ के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने की, जिससे न सिर्फ आपदा में फंसे लोगों की जान बचाई जा सके बल्कि रिस्पॉन्स टाइम भी कम से कम हो। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर कोटद्वार में नेशनल हाईवे 534 पर जाफराबाद के पास में भारी बारिश के चलते पुलिया ढह जाने से कोटद्वार के दूसरे हिस्सों से सीधा संपर्क पूरी तरह से टूट गया। इसके चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
पैसेंजर। गवर्नमेंट को ये तो देखना चाहिए, अगर पुल टूट गया तो ये तो देखना चाहिए कि भाई वहाँ से बस को वहाँ पर तक ले जाए, बस को सवारियों को वहाँ से आगे उनको रेफ़र किया जाए, कि ताकि भाई किसी को दिक्कत ना हो। बहुत दिक्कतें हो रही, छोटे बच्चे हैं, ऐसे पड़े हैं 1-2 घंटे से, ट्रेन वालों की भी ऐसी भीड़ पड़ी है। बहुत परेशानी से हमने सफ़र किया है, वहाँ से वापस आए हम जहाँ से सड़क टूट रखी थी, बिल्कुल वहाँ पहुँच के बिल्कुल सुविधा नहीं थी। यहाँ रेलवे स्टेशन आए तो यहाँ भी बहुत भीड़ है, 1-2 डब्बे और होने चाहिए। नैनीताल में मॉनसून में टूरिज्म की रफ्तार थम सी गई है। आपदा के डर से पर्यटक पहाड़ नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो, इस पर प्रशासन का पूरा फोकस है। मॉनसून में पहाड़ों की ब्यूटी जरूर निखरी है, लेकिन नैनीताल जैसे पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की कमी होने लगी है। रेड अलर्ट और आपदा की तस्वीरों से पर्यटक पहाड़ की तरफ कम ही आ रहे हैं और नैनीताल के होटलों में 70% तक कारोबार कम हो गया है। हालांकि कारोबारी मॉनसून के बाद अच्छे कारोबार की उम्मीद लगाए हैं। अब देखिए, सारा कुछ डिपेंड करता है वेदर के ऊपर, कि छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं। अब जो छुट्टियों के बाद जो मॉनसून में या जो टूरिस्ट आता है तो पंजाब से आता है या फिर वीकेंड में आता है टूरिस्ट। अब ये सारा डिपेंड करेगा वेदर फोरकास्ट के ऊपर। अगर इस तरह से अलर्ट्स आएंगे, अगर मेट डिपार्टमेंट के अलर्ट्स आएंगे, उसमें न्यू मीडिया चैनल्स आएंगे, तो फिर तो आदमी डरेगा, तो फिर तो आना मुश्किल है। अगर हाँ वेदर ठीक रहेगा, ऐसे अलर्ट्स अगर नहीं आएंगे तो थोड़ा और खींचे। बहरहाल मॉनसून के दौरान थोड़ा डर जरूर होता है, लेकिन इस दौरान पहाड़ का प्राकृतिक सौंदर्य भी निखर कर सामने आता है और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने से मुसीबत में भी आप नहीं फंसते। इनकी प्रत्येक 2 घंटे में एक सूचना ली जाती है कि कौन से रोड्स बंद हैं, ताकि किसी भी प्रकार से कोई पर्यटक या यात्री कहीं पर फंसे हैं तो उन तक मदद पहुंचाई जा सके। तो जो रोडें लंबे समय के लिए बंद होती है, जहां पर इस तरह की घटना होने की संभावना होती है कि लंबे समय के लिए लोग फंस जाएंगे, वहाँ टीमें बनी हैं, QRTs भी बनी हैं। पर्यटन कारोबारियों को अब मौसम के ठीक होने का इंतजार है, ताकि पर्यटक फिर से पहाड़ का रुख करें। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। मॉनसून की सीजन में केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और अब तक 13,15,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। उधर बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बद्रीनाथ धाम में भी 10,92,000 तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा विशाल रिकॉर्ड है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की भी अपडेट ले लीजिए। यहाँ पर भी 11,26,000 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। यमुनोत्री में 5,54,000 और गंगोत्री में 5,72,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं। चितई गोलू देवता के मंदिर को प्रशासन और मंदिर समिति कुमाऊनी शैली में बनाने की अब काम करने जा रही है, लेकिन चितई मंदिर को स्थापित करने वाले पंत परिवार मंदिर को आस्था के रूप में विकसित करने की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कुमाऊं में न्याय के देवता के रूप में गोलजू देवता को जाना जाता है। चितई गोलू देवता के मंदिर में लगी अर्जी और घंटी अलग ही अंदाज में दिखाई देती हैं। घंटी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोलू देवता की मान्यता कितनी है। माना जाता है जिसको किसी भी न्यायालय से न्याय न मिलता हो, वो गोलजू दरबार में आकर अर्जी लगाता है और उसे वहां से न्याय मिलता है और प्रसाद के रूप में मंदिर में घंटी चढ़ाई जाती है। अब मंदिर समिति और जिला प्रशासन मंदिर को कुमाऊनी शैली में बनाने जा रहा है। इसके साथ ही विवाह और दूसरे संस्कारों के लिए भी मंडप बनाए जाएंगे। तो हम लोग एक तो मंदिर का भव्य रूप चाहते हैं, उसके लिए एक डिजाइन बनाई गई है कि जिला योजना और जो मंदिर का पैसा है दोनों को लगा के उसको भव्य रूप दिया जाए। दूसरा ये है कि वहाँ तमाम लोगों की शादी ब्याह भी होती हैं, तो उसके लिए भी एक भव्य मंडप का जो है उसका निर्माण किया जाए। मंदिर को भव्य बनाने की योजना पर जहां आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं गोलजू मंदिर का निर्माण करने वाले पंत परिवार का मानना है कि मंदिर को सिर्फ आस्था के रूप में विकसित किया जाए, न कि पर्यटक स्थल के रूप में। इसके साथ ही मंदिर के गर्भगृह के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करने की मांग है। तो ये चाहता हूँ कि श्री गोलू देवता का जो भी मंदिर है उसके गर्भगृह की
जो मूल स्वरूप है उसको बनाए रखा जाए और यात्रियों से भी यात्रियों से भी निवेदन है वो श्रद्धा भाव से यहाँ आए, पर्यटक के रूप में न, और इसके अलावा मंदिर को धार्मिक स्थल ही रहने दें, सामाजिक समारोह स्थल न रहने दें। प्रशासन जहां गोलजू मंदिर को विकसित कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है, तो वहीं मंदिर के मूल स्वरूप को बरकरार रखने की भी मांग उठ रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा है। खासकर कांवड़ के दौरान यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, जिसको लेकर अब पुलिस भी इन इंतजामों को सुनिश्चित करने में लगी हुई है। इसलिए यहाँ पुलिस संदिग्ध लोगों का इतिहास भी खंगाल रही है। कांवड़ को लेकर पुलिस एजेंसियां सतर्क। हमारी सतर्कता है वो किया जाना बहुत आवश्यक है। साथ में ऐसे अभियुक्तों को, उनका जो हमारे पुराना आपराधिक इतिहास है, उनके 10 साल हमें एक लिस्ट बनाते हैं, उन्हें चिन्हित करते हैं और उनके खिलाफ जो भी संबंधित जनपद हैं जहाँ के वे रहने वाले हैं उनको वेरीफाई किया जाता है, उनकी लोकेशन चेक की जाती है। मुझे उम्मीद है जल्दी ही हम लोग इस प्रोसेस पर वर्क करेंगे और इस प्रकार के एंटी सोशल एलिमेंट को कांवड़ यात्रा जो मार्ग है, कांवड़ यात्रा के पावन पर्व से अलग करके उनके खिलाफ। हरिद्वार में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान बाहर से आए 2 परिवार आपस में भिड़ गए। मामूली सी बात पर कहासुनी हुई और देखते देखते ये कहासुनी मारपीट में बदल गई। दोनों ही पक्ष के लोगों को चोटें लगी हैं। पुलिस को बीच में आना पड़ा मामले को शांत कराने के लिए। नैनीताल की माल रोड पर हरियाणा के पर्यटकों को स्टंटबाजी करना महंगा पड़ गया। ये पर्यटक घूमने आए हुए थे यहाँ पर और मॉल रोड पर स्टंटबाजी करने लगे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया, इन दोनों से माफ़ी मंगवाई, इन दोनों के चालान काटे, भारी जुर्माना लगाया और इनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया। दोनों की तरफ से माफी है जी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। उधर उत्तरकाशी में 10 ट्रैकर्स ने कालंदी ट्रैक को 10 दिन में पूरा किया। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब के 10 ट्रैकर्स ने कालंदी ट्रैक पार करके इतिहास रचा। और भाई लोगों से भी अपील करते हैं, सब लोग आ जाओ ना, आ जाओ। रामनगर के फाटो रेंज के पास में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां पर 2 हाथी लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। एक हाथी बड़ा है, दूसरा छोटा है। दोनों आपस में लड़ रहे हैं और लड़ाई इतनी खतरनाक कि जमीन हिल रही है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और अब जानिए कि उत्तराखंड पुलिस अपने वफादार सहयोगियों की टीम को और मजबूत करने जा रही है। बम हो या फिर ड्रग्स, भूस्खलन हो या फिर आपदा, ये साइलेंट वॉरियर्स हर मोर्चे पर डटे रहते हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड पुलिस अब डॉग स्क्वाड की ताकत को और बढ़ाने जा रही है। बीते सालों में इन डॉग सोल्जर्स ने पुलिस के कई मुश्किल मामलों को आसान बनाया है। नारकोटिक्स से लेकर बम डिटेक्शन, लापता शवों की तलाश से लेकर चेकपोस्ट जांच तक, हर जगह ये कैनाइन कमांडो पूरी मुस्तैदी से डटे रहते हैं। अभी उत्तराखंड पुलिस के पास 3 प्रमुख नस्लों के डॉग हैं: जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर रिट्रीवर और बेल्जियम मेलिनोइस। इनमें से पहाड़ी इलाकों की जलवायु और उबड़ खाबड़ भूगोल को देखते हुए जर्मन शेफर्ड को सबसे मुफीद माना जा रहा है। कोई विक्टिम है, अनकॉन्शियस है, बोल नहीं पा रहा है और वो समझ रहा है कि मुझे कोई पुकार रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, तो ऐसे में हम डॉग को जो है डॉग से सर्च कराते हैं और डॉग को जब ह्यूमन सैंड मिलती है तो डॉग जो है बार्क करता है, स्पीक करता है या फिर डिगिंग से बताता है, डिटेक्ट करता है कि यहाँ पर कोई है। अब उत्तराखंड पुलिस इन डॉग स्क्वाड की संख्या और ट्रेनिंग दोनों बढ़ाने जा रही है। आने वाले समय में इन्हें हाईवे, इंटरस्टेट चेकपोस्ट और सार्वजनिक जगहों पर भी तैनात किया जाएगा ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। जिस तरह से हमारी एक बटालियन और बढ़ रही है और 6ठी कंपनी भी हमारी अब कुछ महीनों में चालू हो जाएगी, तो इसके सापेक्ष हमको डॉग हैंडलर्स और डॉग स्क्वाड में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो इस पे हम निश्चित ही PHQ को डॉग स्क्वाड बढ़ाने के लिए लिखेंगे। इन 4 पैरों वाले सोल्जर्स ने साबित किया है कि सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं, समर्पण और समझदारी से भी होती है।
उत्तराखंड पुलिस के डॉग स्क्वाड अब सिर्फ ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बल्कि हर नागरिक की सुरक्षा के अभिन्न प्रहरी बनते जा रहे हैं। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून।